अगले दिन छोटू फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है और अपना काम शुरू कर देता है। अब वहां पहले से ज्यादा ग्राहक है। अरे भाई, कल जो जूता सिलवाया था बढ़िया काम हुआ। हाँ हाँ, वही तो। आज सब कह रहे हैं छोटू मोची का काम सबसे अच्छा है। जी धन्यवाद, आपकी संतुष्टि ही मेरी कमाई है। दिन ब दिन उसकी पहचान बढ़ती जाती है। एक हफ्ते में उसके पास ढेरों ग्राहक आने लगते हैं। छोटू अब एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है। अब वो दुकान में बैठकर काम करने लग गया। त्योहार का दौर शुरू हो गया। दुकान के बाहर भीड़ लगी है। छोटू के पास अब 2 सहायक हैं। दुकान पर छोटू जूता घर का बोर्ड लगा है। छोटू अब दिन का सैकड़ों से 1000 रुपए कमाने लगा है। बेटा, आज तुमने वो कर दिखाया जो बहुतों के बस की बात नहीं। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे लाल। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है पिताजी। ये लीजिए 10,000 रुपए। हमारी जमीन अब वापस हमारी होगी। भगवान करे तेरी मेहनत यूं ही फलती रहे बेटा। तभी वहां 2 चूजे आ जाते हैं और छोटू के आसपास घूमने लगते हैं। अरे ये चूजे कहाँ से आ गए? देखो तो कितनी सुंदर है। लगता है बेटा तुम काम के चक्कर में सब भूल गए। ये वही अंडे के चूजे हैं जो तुम लेकर आए थे। अब उस एक अंडे से 2 चूजे आए हैं। सच में ये तो चमत्कार हो गया। छोटू उस छोटे से चूजे को प्यार से देखता है, जैसे वह उसकी किस्मत का प्रतीक हो। छोटू ने उन चूजों की जिम्मेदारी पिताजी को दिया और अपने काम पर चला गया। अरे वाह, ये तो मुर्गी बन गई। अब मेरी मुर्गी अंडे देने वाली है। इसकी और अच्छे से देखभाल करूंगा ताकि ये खूब सारे अंडे दे। उस मुर्गी ने जल्द ही अंडे देना शुरू कर दिया। पहले 1, फिर 2 और देखते देखते अंडे से पूरा घर ही भर गया और उनमें से कई चूजे निकलने लगे। अब छोटू का घर अंडे और मुर्गी से भर गया। देखिए पिताजी, इनकी संख्या तो दिनों दिन बढ़ने लगी है। अब हमारे पास बहुत सी मुर्गियां और अंडे आ गए हैं। बेटा, ये तेरी सच्चे कर्म, मेहनत, लगन और देखभाल की वजह से हुआ है। वो बाबा जिन्होंने तुझे अंडे दिए थे वो कोई साधारण बात नहीं है। जरूर वो देव रूपी महात्मा है। छोटू अपने मोची के दुकान के पास में अंडे और मुर्गी की दुकान भी खोल दिया। दोनों तरफ से आमदनी बढ़ने लगी। अंडे और मुर्गियां खूब बिकने लगी। बढ़ते मांग को देखते हुए छोटू ने और दुकानें बढ़ा दी। अब पूरे चंद्रनगर शहर में छोटू मुर्गी वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। छोटू के पास अब सैकड़ों दुकानें हैं जहां कई लोग काम कर रहे हैं। उनको रोजगार भी छोटू दे रहा है। अरे छोटू, तू तो जादूगर है। इतने कम समय में इतनी सारी दुकानों के मालिक बन गया। बस मेहनत का फल है चाचा, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद। छोटू, तेरे दुकान से मिलने वाली अंडे तो ताजगी का खजाना है, और देखो तो कितने सस्ते में देता है। चाचा, मैं गरीबी क्या होता है उसे नजदीकी से देखा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग खुश रहें। छोटू का व्यवसाय बढ़ने लगा। अंडों की बिक्री से छोटू के पास पैसे आने लगे। छोटू ने उन पैसों से अब बकरियां खरीदी, उसको भी साथ में पालने लगा। कुछ महीने के बाद बकरियों ने भी छोटू की किस्मत बदल दी। उनसे और बकरियां आईं। इस तरह दिन गुजरता गया। छोटू की आमदनी बढ़ती चली गई। छोटू अपने आमदनी को और बढ़ाने में लगा दिया। अब छोटू के पास एक बड़ा बंगला था। उसका व्यवसाय हर महीने लाखों की कमाई दे रहा था। पिताजी, मैंने कहा था ना, सच्चे मन और लगन से काम करने पर 1 रुपए से लाखों रुपए तक पहुंचा जा सकता है। बेटा, तूने मेरे सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। छोटू भैया, आप इतना बड़ा आदमी कैसे बन गए? सुना है आपने 1 रुपए से इतना बड़ा व्यवसाय को शुरू किया था। भाई, ये सब सच है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से किया हुआ काम कभी नुकसान नहीं करती। बेटा, तूने 1 रुपए को लाखों में बदल दिया। आज मुझे गर्व है कि मेरे 4 बेटों में से तू ही एक ऐसा बेटा है जिसके पास काबिलियत है,
जहां छोटू की किस्मत चमकने लगी, वहीं दूसरी ओर तीनों भाई की हालात 1-1 रुपए जोड़ने में लगे थे। वे हमेशा परेशान ही रहते, जो भी कमाते वो खाने में ही खर्च हो जाते। एक दिन मैं कब तक लोगों के जूठे बर्तन साफ करता रहूंगा? अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं आज रात ही काम छोड़कर भाग जाऊंगा। सुना है चंद्रनगर में कोई बड़ा सेठ है जो लोगों को काम दे रहा है। भोला अगली सुबह मिठाई की दुकान से फरार हो गया। वो चलते चलते एक जंगल में आता है, जहां उसे दूर से एक लकड़ी काटने वाला दिखता है। अरे बाप रे, बहुत थक गया हूँ। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मैं उस लकड़हारे के पास जाता हूँ, शायद वहां मुझे पानी मिल जाएगा। अरे माखन, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? का बताऊं भैया, मैं तो दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। 1 रुपए से 1 लाख रुपए कमाने की सोचा था। एक खेल में पैसा लुट गया, अब लकड़ियां बेचकर जी रहा हूँ। चल भाई, अब मेरे साथ चल। अब हम साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे। मेरे साथ चल, मैं चंद्रनगर की ओर जा रहा हूँ। अब दोनों भाई भोला और माखन दोनों चंद्रनगर की ओर निकल गए। रास्ते पर उन्होंने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। वो दोनों उसके करीब आए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका तीसरा भाई नंदू था। उन्होंने उसे होश में लाया। भाई, तू ऐसे हालत में यहाँ पड़ा है, क्या हुआ तेरे साथ? मैंने चोरी किया था भाई, इसीलिए कारावास का दंड भुगत रहा था। कुछ दिन पहले राजा ने मुझ पर रहम किया और मुझे मुक्त कर दिया, पर अब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। 2 दिन से भूखा हूँ। चलते चलते पता नहीं मैं कैसे गिर गया और भोला ने नंदू को कुछ खाने को दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई चंद्रनगर की ओर जाने लगे। कुछ दिनों के सफर के बाद तीनों भाई चंद्रनगर पहुंच जाते हैं। तीनों को एक दुकान पर काम भी मिल जाता है। अच्छा तो ठीक है, तुम तीनों ध्यान से सुनो। जब पूरा महीना हो जाएगा, हर महीने के अंत में तुम लोगों को तुम्हारा मेहनत का पैसा मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी, हमें मंजूर है। हम आज से ही काम शुरू कर देंगे। तीनों भाइयों ने हाँ कर दिया और उसी दिन से ही काम पर लग गए। एक भाई मुर्गियां बेचने लगा, एक अंडे इकट्ठे करने लगा और एक बकरियां चराने लगा। इस तरह तीनों भाइयों को काम मिल गया। तीनों भाई मन लगाकर उस काम को करने लगे और जब महीने का अंतिम दिन आया। सेठ जी, आज महीने का अंतिम दिन आ गया है, हमारा पगार दीजिए। देखो भाई, ऐसा है अभी हमारा मालिक नहीं आया है, वो आएंगे तो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मालिक? कौन है मालिक? मालिक तो आप ही है ना? अरे नहीं भाई, मैं इस दुकान का मालिक नहीं हूँ। इस इलाके में ऐसे और 10 से 12 दुकानें हैं। सब दुकानों को हम जैसे मुंशियों के द्वारा ही चलाया जाता है, जबकि मालिक तो घर में रहते हैं। मैं भी एक मुंशी ही हूँ। कोई बात नहीं। अब मालिक का घर कौन सा है, हमें बता दीजिए, हम उनके पास ही चले जाते हैं। तीनों भाई मुंशी के कहे अनुसार बड़े हवेली के पास पहुंच जाते हैं। नौकर से कहते हैं कि हमें मालिक से मिलना है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? चलो निकलो यहाँ से, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे नहीं भाई साहब, हम भी इनकी दुकान पर काम करने वाले मजदूर हैं। हम अपनी पगार के लिए यहाँ आए हैं। तीनों भाई की बातें सुनकर नौकर घर के अंदर चला जाता है और अंदर से मलिक को साथ में लेकर बाहर आता है। जैसे ही तीनों भाई ने मलिक को देखा, तीनों ने अपना सर नीचे झुका दिया, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनका छोटा भाई छोटू था। भैया, आप यहाँ कब आए? हाँ छोटू, हमें माफ कर दे रे, हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हैं। हाँ भाई, हमने तुझे और पिताजी को बहुत अपमान किया है। हमें माफ कर दे रे छोटू। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू उम्र में छोटा जरूर है, लेकिन तेरी बुद्धि सबसे तेज है। अरे नहीं भैया नहीं, कृपया आप ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे मन में आपके लिए पहले भी इज्जत थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। आप अंदर चलिए, हम बैठकर बात करते हैं। छोटू ने अपने तीनों भाइयों को अंदर बुलाता है। कुछ देर बाद छोटू ने अपने पिताजी को भी बुलाया। हरिदास वहां आता है। हरिदास की आंखों के सामने आज 4 बेटे खड़े थे। चारों ने अपने पिता के गले लग गए और खूब रोने लगे। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम 1 रुपए के महत्व को समझने में गलती कर दी।
अरे नहीं मेरे बच्चे, तुम चारों मेरे लिए चार धाम के जैसे हो। आज तुम चारों को एक साथ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब चारों भाई एक ही छत पर रहने लगे और छोटू के काम पर सहयोग करने लगे। चारों भाई आपस में मिलकर अब बहुत खुश हैं। छोटू ने अपने तीनों भाइयों के लिए अलग अलग दुकानें खोल दी। तीनों भाई अब मन लगाकर काम करने लगे। एक दिन छोटू जमींदार के पास जाता है और उसका कर्जा चुकाकर अपना जमीन वापस ले लेता है। छोटू ने उस महात्मा को बहुत खोजा जिन्होंने वो अंडा दिया था, पर वो मिले नहीं। छोटू अपने जमीन पर एक अनाथ आश्रम बनाया और अनाथ बच्चों को सहारा दिया। छोटू ने उस आश्रम का नाम दिया था महात्मा आश्रम।